डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, टर्म 2 के सेशन एंडिंग एग्जाम आपके साइंस पेपर के सैम्पल पेपर के एक एक क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं अंजलि सारस्वत। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में और ब्लूप्रिंट के बारे में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिए। फिर से बहुत ही क्विक हम समझ लेते हैं। 40 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स उसके लिए टाइम होगा। ABC 3 सेक्शंस होंगे, 15 क्वेश्चंस टोटल। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस, वो भी केस स्टडी बेस्ड 4 मार्क्स ईच। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर हो गया 40 मार्क्स का। एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन 1, mention the postulates of Dalton's atomic theory which explain law of conservation of mass and law of definite proportion। कौन सा postulate है डाल्टन का जो law of conservation of mass को बताता है और law of definite proportion को बताता है। साइड बाय साइड हम मार्किंग स्कीम देखते जाएंगे। देख लीजिए, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कि एटम ना बनता है और ना ही बिगड़ता है। The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। ये दो बातें आपसे पूछी गई थी, इसलिए 1 मार्क का एक एक पॉइंट होगा। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, आपको एटॉमिसिटी बतानी है। H2S की एटॉमिसिटी होगी। आप कभी भी कंफ्यूज मत करिए। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप ऐसे लिख लीजिए, H के 2 एटम्स और S का 1, तो टोटल हो गए ये 3। और PO4 ये आपका एनाइन है, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। एक P का हो गया और O के 4 हो गए, तो यानी कि प्लस O के कितने हो गए, 4 हो गए, तो यानी आपके टोटल हो गए 5। आंसर देखते जाते हैं, 3 and 5। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, इफ Z रिप्रेजेंट करता है बच्चों एटॉमिक नंबर का जिसकी वैल्यू है 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है कि दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, तो Z का एटॉमिक नंबर 3 है और उसका हम अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वो हुआ 2 और 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। वैलेंसी इज 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है। तो देखिए, 3 लिथियम का नाम बताना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये हाफ मार्क का है, जबकि वैलेंसी 1 है, ये 1 मार्क की है। आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर समझना है, कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 4 समझ लेते हैं। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछें। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके या डोनेट करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो देखिए, ये है क्लोराइड आयन, पहला है क्लोराइड आयन और दूसरा है सोडियम आयन। समझते हैं हम इसको। क्लोराइड आयन कैसे बना बच्चों, क्लोरीन की अगर हम वैलेंसी को समझें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका 287। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए वो 7 हुए, बट इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये एनाइन बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से यहाँ पर 7 की जगह 8 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका है हाफ मार्क का। इसी तरीके से सोडियम, देखिए कैटाइन बना रहा है पॉजिटिव आयन। सोडियम को मैं यहाँ आपके करके दिखा देती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 281। अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है अपनी आउटर मोस्ट शेल को, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट हो जाएगा तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव कम हो गया, और इसका सिर्फ जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो रह जाएगा 2 8, और लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए 8। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। क्वेश्चन 5 लेते हैं। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, अलोंग विथ एसआई यूनिट। दो डिफरेंसेस आपसे पूछे हैं, तो आप मास, ये मास है और ये वेट है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि उसके अंदर जितना कंटेंट है वो क्या कहलाता है, दैट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, दैट इज मास। जबकि वेट क्या है, वेट फोर्स है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो कहलाता है वेट। हमेशा ध्यान रखिए, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, किलोग्राम। जबकि वेट को रिप्रेजेंट करते हैं एम जी से, राइट, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स है ये, इसलिए ये न्यूटन। ये देखिए नीचे भी दिया है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन। एक और डिफरेंस समझ लेते हैं। मास इनर्शिया है, मेजर ऑफ इनर्शिया है, इसलिए इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। कहीं भी किसी भी जगह, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस किसी और के ऊपर नहीं है, इसलिए ये हमेशा सेम रहेगा। जबकि ये एम जी होने से जी पर डिपेंडेंस है। अगर जी 0 है तो जो वेट है वो भी 0 हो जाएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो वेट 0 हो सकता है। एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि मास कैन नॉट बी 0 एंड वेट कैन बी 0। इसी की चॉइस का क्वेश्चन है दूसरा, दैट इज, ये हमने कर लिया। अ बॉय इज whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. What will happen if a string break? whirl का मतलब होता है कि एक डोरी में बांधकर पत्थर को वो गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। मान लीजिए कि उसकी जो डोरी है, जब धागा है वो टूट जाता है, तो जो स्टोन है वो कहाँ जाएगा? ये आपने पढ़ा है कि जब सर्कुलर पाथ पर कोई चीज चलती है तो इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। सर्कल का टेंजेंट बनाते हुए निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। What are the two conditions need to satisfied for work to be done? कौन सी दो कंडीशंस हैं जो ये कंफर्म करेंगे कि हाँ वर्क हो रहा है ना। वर्क हो ये इंश्योर करने के लिए क्या दो कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर 1, फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स लगना चाहिए, एंड नंबर 2, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो क्या जरूरी है? पहली बात फोर्स लगे उस पर, ये एक बात है तो 1 मार्क का। दूसरी बात बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा, ठीक है। मान लीजिए कि F तो है लेकिन F क्या है, 0 है, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। जैसे आप मान लीजिए किसी हैवी बॉक्स को या वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो 0 है। सो इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस द वर्क इज सेड टू बी 0। इसी का हम और पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 6 का। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 किलोग्राम मास, देखिए ये m है, ध्यान रखिए, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 5 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और 2 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है वो 5 से 2 मीटर पर सेकेंड पर कम होकर आ रही है, रिटार्डेशन शो कर रही है। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो मास हो गया 20 किलोग्राम। देखिए न्यूमेरिकल करने का एक खास पैटर्न होता है। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, गिवन वैल्यूज। तो हमने लिख लिया मास ऑफ बॉडी किलोग्राम। अगर बाई चांस ये किलोग्राम में की जगह ग्राम में दी हुई होती तो पहले आपको इसे किलोग्राम यानी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है कम 2 मीटर पर सेकेंड। और वर्क डन का क्या मतलब है, दैट इज चेंज इन एनर्जी। ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी
इज वर्क डन, या वर्क डन, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। तो पहले हम दो तरीके हैं, या तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें हाफ mv² से, ठीक है, उसके बाद हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें हाफ mv² से, या हम डायरेक्ट लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्मूले से कर दें फाइनल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये कैलकुलेट करके जो फाइनल आ रही है वो 50 जूल और इनिशियल आ रही है 250 और माइनस कर दें तो माइनस 210 जूल। माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क जो एनर्जी है वो कम हो रही है और वर्क नेगेटिव है। वर्क कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। What are the 4 different means by which infectious diseases are spread? कौन से वो तरीके हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ डिजीज के कौन से वेज हैं जिनसे इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं? देखिए, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं विच स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से, पॉल्यूटेड एयर के थ्रू यानी एयरबॉर्न डिजीजेस, वेक्टर्स के थ्रू, मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाई है, डॉग बाइट है, और फिजिकल कॉन्टेक्ट। इन सभी को हाफ 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 नंबर दिया है, 1 इंटू हाफ इंटू 4, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। इसी का और क्वेश्चन भी है, और देख लेते हैं। देखिए, और में से आपको केवल एक करना है, या तो अब ये वाला करिए या फिर आप ये वाला करिए, एक चॉइस में से, डबल नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आधा पार्ट एक हिस्से में से कर लिया और आधा चॉइस में से कर लिया। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्यूट डिजीजेस वो हैं जो जल्दी कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक हो जाती हैं। क्रोनिक जो लंबे समय तक चलती हैं और बहुत हार्म देती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होती हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स जो अभी अभी हमने ऊपर समझे। नॉन इन्फेक्शियस जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होती। क्वेश्चन 7 का और देख लेते हैं। तो एक्यूट डिजीज में कॉमन कोल्ड है, होता रहता है, जुकाम हुआ, मौसम बदला, जुकाम हो गया, ये सभी 2 नंबर के हैं, हाफ हाफ मार्क के हैं। तो कॉमन कोल्ड जल्दी ठीक हो जाता है। हाइपरटेंशन एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, क्रोनिक डिजीज। इसी तरीके से आपकी आती है इन्फेक्शियस डिजीज में ट्यूबरक्लोसिस, और भी बहुत सारी आप इन्फेक्शियस डिजीजेस में ले सकते हैं। आजकल तो कोविड बहुत ज्यादा है वायरल डिजीज में। इसी तरीके से इंडिविजुअल स्पेसिफिक यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में आपका डायबिटीज है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो सही हो। क्वेश्चन 8 लेते हैं बच्चों, ये सेक्शन बी है। हमेशा ध्यान रखिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप सेक्शन वाइज करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पेपर में नंबर वही डालेंगे जो क्वेश्चन पेपर का नंबर हुआ। जैसे क्वेश्चन 8 है तो ऐसा ना हो आपने कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया और ये 7 हुआ तो इसको 7 लिख दिया, ऐसा नहीं। इसको समझने के लिए मैंने 10 टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिए कि पेपर को इफेक्टिव मैनर में कैसे प्रेजेंट करें जिससे एग्जामिनर के ऊपर भी आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाए और आपका कहीं भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ना रहे। आप जैसे हम किसी भी सिंपल से सिंपल चीज को अगर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट अच्छा जाता है, ठीक वैसे ही पेपर को हमें बहुत अच्छे से आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH एंड CO2। एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए हैं, लेकिन वैसे भी ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास आपको पता होते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल में, ये जैसे एक मॉलिक्यूल है CH3OH का, तो इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके सबके मासेस को मिलाकर क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ये जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे इसको इस तरीके से समझ लो, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा हाइड्रोजन, छोड़ो हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के, दोनों आपस में केमिकली मिल गए और इन्होंने ऐसे समझ लो कि एक हाइड्रोजन का 2 एटम, ये पूरा क्या बन गया? एक 1 मॉलिक्यूल बन गया ये, ठीक है।
तो इसका मास सबका मास मिलाकर जो मास आएगा वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होगा। यहाँ मॉलिक्यूलर मास CH3OH का अगर देखते हैं तो दैट बिकम्स 32 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44। ये किस तरीके से आया, ये इस एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। एक समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। CH3OH आपको कार्बन का मॉलिक्यूलर मास दिया है 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 हैं एटम्स, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस ऑक्सीजन के हुए 16 प्लस हाइड्रोजन का हुआ 1, सबको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16 31 एंड प्लस 2 32, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 एटॉमिक मास और कितने एटम्स हैं 2 इंटू 2, इसको अलग ब्रैकेट में कर लीजिए, तो दैट कम्स 12 प्लस 32 एंड दैट बिकम्स 44 ग्राम, ठीक है। एक एक नंबर का है, 1 मार्क का। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। राइट द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम एज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, मेंशन द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। बच्चों 2 क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा। एक जगह तो इन्होंने पूछा है प्रपोज्ड मॉडल रदरफोर्ड का और दूसरी जगह ड्रॉबैक पूछे हैं। देखिए इसको मैं आपको आपकी NCERT बुक से ही दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है। ये है आपका पेज नंबर 48 पेज नंबर पर है और यहाँ पर ये दिए हैं आपके ये देखिए, on the basis of his experiment Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features। ये आपको तीनों फीचर्स इसमें लिखने हैं और ये ड्रॉबैक लिखना है। चलिए आंसर की में भी दिखा देते हैं। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, न्यूक्लियर मॉडल क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जितना भी मास है एटम का वो सेंटर में लोकेटेड है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है। ड्रॉबैक क्या है इसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस एटम, शुड बी हाईली अनस्टेबल। ड्रॉबैक इसका ये कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स कोई चीज रिवॉल्व होगी तो ग्रेजुअली एनर्जी लूज करेगी, रेडिएट करेगी और एनर्जी कम होते होते जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और इसी बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन था पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर। ये देखिए इसी का या तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए या फिर और में नील्स बोर करिए। मेंशन द पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम गिवन बाय नील्स बोर, ठीक है। इसको भी हम यहीं से देख लेते हैं, अपनी NCERT से देख लीजिए आप। ये देखिए ये रदरफोर्ड मॉडल आ गया, नील्स बोर, ये देखिए फिगर 4.3 पेज नंबर 49। देखिए यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स में एनर्जी लेवल्स या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो K है जिसको नंबर दिया है 1, देन L नंबर 2, M 3 एंड N 4, ठीक। इसी तरीके से इस यहाँ भी आप देख लेते हैं, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom, एटम के अंदर discrete orbits ही present होंगे जिसमें और electrons revolve करेंगे। while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy, ये बहुत important point था जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमते समय एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। these orbits or shells are called energy levels, shells, orbits, energy level, कोई भी नाम हम इनको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। Identical packets are dropped from
two aeroplanes, one above the equator and other above the north pole. ध्यान से देखिए, both at height h. दो पैकेट्स हैं जो एरोप्लेन से गिराए गए हैं, एक इक्वेटर के ऊपर था और एक नॉर्थ पोल के। हाइट थी h. एज्यूमिंग ऑल कंडीशंस टू बी आइडेंटिकल, मानकर चलते हैं कि सारी कंडीशंस सेम हैं। Will those packets take same time to reach the surface of the earth? Justify your answer. क्या दोनों ही पैकेट्स एक ही समय में गिरेंगे? आंसर 10. आंसर इज नो। दोनों ही पैकेट्स सिर्फ इसी बात का एक नंबर है, ठीक है। दोनों पैकेट एक समय पर नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? एट नॉर्थ पोल विल टेक लेस टाइम सिंस जी इज मोर एट पोल्स। जब जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा है तो वो उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि वो पैकेट जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा और समय कम लेगा। और किससे हम दिखा सकते हैं? G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Gm/r²। ये देखिए इनवर्सली है, इसलिए अगर R कम है तो G ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्रेशन हाफ mv²। ये एक्सप्रेशन आपकी एनसीईआरटी में वर्क एंड एनर्जी में दिया हुआ है। डेरिवेशन का मतलब है आपको इस फॉर्मूले को निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको डिराइव कर लीजिएगा और ये आपका इसका कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक है, डेरिवेशन। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज ओके, ये क्वेश्चन 11 था। डेरिवेशन क्वेश्चन, वर्क डन ऑन बॉडी। ये देखिए यहां डिराइव करके आपको दिखाया हुआ है, W इज इक्वल टू FS। ये आपको वर्क का फॉर्मूला मालूम है वर्क डन का। S की जगह हम ये फॉर्मूले से रख सकते हैं v² माइनस u² अपॉन 2a। ये u है, v² माइनस u² है, ये v नहीं है। एंड चेंज कर दीजिए, S की वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू F इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। और इसको हम खोल देते हैं f की जगह, f इज इक्वल टू ma। इसको अगर हम प्लेस कर दें तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है W इज इक्वल टू ma इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। दैट इज देयरफॉर u क्या है हमारा? 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो देखो सिर्फ एक्सप्रेशन का आधा नंबर था, अलग अलग स्टेप वाइज नंबर दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी चीज को अपना स्टेप में देना है, कंप्लीट स्टेप्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई आर एंटीबॉडीज नॉट इफेक्टिव फॉर वायरल डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो इफेक्टिव क्यों नहीं होती, उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। इसको समझते हैं। वायरस इज अ डिवॉइड ऑफ अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, पहली बात। इस सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क। वायरस हैज नो रेप्लिकेटिंग मशीनरी ऑफ इट्स ओन, कोई रेप्लिकेटिंग मशीनरी नहीं है। इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द होस्ट जेनेटिक मटेरियल एंड यूजेस इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस पार्टिकल। वो हमारी ही मशीनरी, होस्ट की ही जेनेटिक मटेरियल को यूज करता है, इसलिए हम उसके ऊपर एंटीबायोटिक को यूज नहीं कर पाते या एंटीबायोटिक का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हो पाता। एंड दिस रीजन इज फॉर 2 मार्क्स, सो द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। क्वेश्चन 13 को ले लेते हैं। What are the 2 basic principles of prevention of infectious diseases? Infectious diseases के को प्रिवेंट करने यानी कि रोकने के बेसिक बातें क्या हैं? एक्सप्लेन इट विथ रेफरेंस टू कोविड-19। 13 को समझते हैं। जनरल way of preventing an infectious disease is preventing exposure to the pathogens, that is infectious microbes। किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए, चाहे वो कोविड-19 हो या दूसरा कोई भी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कॉमन कोल्ड हो, इन्फ्लुएंजा, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमको उससे बचना है, पैथोजन से बचना है और उसको ही रोकने के
के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19 में हम मास्किंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बाकी हैंड वॉश है, हैंड हाइजीन है, ये सारी चीजें हैं। तो ये जनरल प्रिवेंशन है। प्रोविजन फॉर, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन टू कीप द इम्यून सिस्टम इन अ हेल्दी स्टेट। मीन्स आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना 4 मार्क्स का। दिस इज 13 इज फॉर 1.5 यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। ये सेक्शन सी है केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं 2, और दोनों ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये भी 4 मार्क्स का है और ये भी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडिविजिबल मीन्स बहुत ही छोटा है और उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ 2 एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। लेड टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन एन एटम में साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए साइंटिस्ट ने। इसके बेसिस पर जे थॉमसन ने दिया, was the first scientist to propose a model for the structure of atom। जे थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड came who designed an experiment to know how the electrons are arranged within atom। कि इलेक्ट्रॉन्स, how the electrons are arranged, कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, to overcome the objection raised against Rutherford model, Niels Bohr put forward some postulates about the model of an atom। जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो ऑब्जेक्शन उठे उनको नील बोर ने क्लियर किया। ठीक है, ये चीजें हम अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेसिस पर 4 MCQs हैं। बच्चों ये जो 4 MCQ हैं इस फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, या 2 उसमें क्वेश्चन 1-1 नंबर के हों और जो सी पार्ट हो वो 2 मार्क्स का हो, जैसे मैंने ऊपर समझाया। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, आपको पता है कि किसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने। ठीक, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम वाज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। गुआवा स्ट्रॉबेरी एप्पल नहीं था, क्रिसमस पुडिंग। ठीक, चलिए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल विल बी प्रेजेंट इन विच शेल। हमने एनर्जी लेवल्स देखे थे, फर्स्ट को कहते हैं के और सेकंड को कहते हैं हम एल शेल। सो ये हो गया एल शेल। नेक्स्ट इज विच मेटल फॉइल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा मटेरियल यूज किया, रदरफोर्ड ने यूज किया गोल्ड। राइट, क्वेश्चन 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अ बॉल इज थ्रोन, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए इस तरीके से एक बॉल को फेंका गया। when it rises the gravitational force does negative work on it। जब ये ऊपर जाती है तो जो g है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको नीचे पुल कर रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्क शो कर रहा है, यानी फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। वर्क ऑन इट, डिक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। एज द बॉल डिसेंड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन इट, इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल नीचे की ओर आती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, उसको पॉजिटिव वर्क हो रहा है। द बॉल द ग्रेविटेशन डज पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स जी उतना ही है लेकिन ये पॉजिटिव वर्क शो कर रहा है, बिकॉज जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द बॉल फॉल्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विथ सेम वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। अब बॉल क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। द नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द राउंडर ट्रिप इज जीरो, because the work done by the gravity on displacing a body from one point to another point depends only on the end of the position of the body। कह रहे हैं कि जब वापस जहां से चला वहीं से वापस आ गया तो एंड पॉइंट पर जब ये आ गया तो वर्क डन क्या हुआ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ पोजीशन,
यानी कि जो राउंड ट्रिप है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, अ बॉडी इफ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट हाफ विल पजेस। एक ऑब्जेक्ट है जो गिराया गया, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जब ये आधा रास्ता आ जाएगा तो ऑप्शंस दिए हैं क्या होगा, ओनली आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट हाफ it will possess only potential energy या only kinetic energy या half potential half kinetic या more kinetic and less potential। देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी ही काइनेटिक बढ़ जाएगी, यानी कि आधे रास्ते पर हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो हाफ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, तो पोटेंशियल कम हुई और उतनी ही काइनेटिक इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट्स एनर्जी increases decreases first increases then decreases none of the above। अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाया जाता है, ग्राउंड से ले जाते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, जब हम हाइट पर ले जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। किसी भी चीज को हाइट पर ले जाएंगे तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इंक्रीजेस। थर्ड ले लेते हैं, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क का मतलब फोर्स जिधर लग रहा है और मूवमेंट ऑपोजिट हो रहा है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अभी अभी हमने इस पर बात की कि क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री, ठीक है, ऑपोजिट वर्क कर रहा है। जैसे हमने ग्रेविटेशन का बात की थी कि हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और पुल नीचे की ओर लग रहा है, तो 180 का एंगल बनेगा। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी increases decreases remain constant, first increases and then decreases। एक बॉडी फ्रीली अर्थ की ओर आ रही है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन में भी समझा था, कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। एक एनर्जी अगर कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, so the energy remains constant। so children, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिए एंड सैम्पल पेपर 2 के लिए वेट करिए। जब तक अपनी तैयारी करते रहिए टर्म 2 की, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है इसलिए आप रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। फिर मिलते हैं सैम्पल पेपर 2 के साथ।